अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इस सारे तनाजुर में एक सवाल यकीनी तौर पर लोग पूछ भी रहे हैं या लोगों के जहनों में भी होगा कि इस सूरत हाल में जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो कहाँ गायब हैं, वो इतने क्यों खामोश हैं। अब ये सवाल क्यों उठ रहा है या ये सवाल लोगों के जहनों में क्यों जन्म लेता है। उसकी वजूहात हैं, क्योंकि कोई माने या ना माने कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार रहा है और किरदार है भी। तो ऐसी सूरत में जब मुल्क के अंदर आप सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हों, अदलिया के अंदर लड़ाई हो, जो आपकी सिक्योरिटी के हालात हैं वो ठीक ना हो, जब इलेक्शंस पाकिस्तान में होने हैं, कब नहीं होने, आईएमएफ का प्रोग्राम होगा नहीं होगा, मतलब इतने मल्टीपल चैलेंजेस इस वक्त हमें दरपेश हैं और जो आर्मी चीफ हैं वो आपको कहीं नज़र नहीं आते। माजी में अगर आपको याद हो, माजी करीब में, मतलब बड़ी लंबी तारीख को तो छोड़ें, माजी करीब में अगर आप चलें, 2014 का जो धरना था इमरान खान साहब का, जब पॉलिटिकल लेवल पर टेंशन बढ़ी, तो आपको याद होगा कि उस वक्त भी जो आर्मी चीफ थे राहिल शरीफ, उनकी बैक एंड फोर्थ, जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ, उनके साथ मुलाकातें हुई। आईएसपीआर की तरफ से हमें स्टेटमेंट भी देखने को मिलती थी कि तमाम जो फ़रीक़ैन हैं वो सियासी मामलात को खुश असलूबी के साथ वो हल करें। और फिर ये भी हुआ कि 2014 के धरने की अगर बात करें तो जनरल राहिल शरीफ ने एक मौके पर, जो ताहिरुल कादरी साहब भी उस धरने में शामिल थे, कि मामलात को सियासी तौर पर हल करवाने की कोशिश की। फिर उसके बाद आप देखें तो जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, वो भी इसी तरह से, जब तहरीक लब्बैक का जो 2-3 दफ़ा वो इस्लामाबाद को उन्होंने यरगमाल बनाया, और जब जो उस वक्त की पीएमएलएन की हुकूमत थी, वो ताकत के ज़रिए या अपना जो रिट है स्टेट की वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे, तो ज़ाहिर है कि उसके लिए उन्हें ज़रूरत हो सकता है कि जो रेंजर्स और अफवाज पाकिस्तान की भी ज़रूरत पड़ सकती थी। लेकिन उस वक्त भी हमने देखा कि जो फ़ौज है और जो उस वक्त के फ़ौज के सिपह सालार हैं, उन्होंने इस मामले से अपने आप को दूर रखा और यही मशवरा दिया कि इन मामलात का कोई सियासी हल तलाश किया जाए। तो उस वक्त के जो क्राइसिस हैं और आज के अगर आप क्राइसिस देखें, अगर उस वक्त भी एक बहरान था, तो आज शायद मौजूदा जो क्राइसिस हैं ये उससे कहीं ज़्यादा संगीन है। तो अगर उस वक्त राहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा कहीं ना कहीं कभी सामने आगे, कभी बिहाइंड द सीन एक रोल प्ले कर रहे थे, तो फिर जो मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, एक ऐसे मौके पे ऊपर कि जब वाकई, और ये बात भी मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता कि जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान जिन क्राइसिस से दो चार है, शायद इन रीसेंट हिस्ट्री में इस तरह का क्राइसिस हमें नहीं आया। तो फिर जो आर्मी चीफ हैं वो क्यों खामोश हैं। तो वजह उसकी ये है, एक तो जनरल आसिम मुनीर जो हैं, ये बात आप याद रखें, ना वो जनरल राहील शरीफ हैं जिनको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी का शौक था, ना वो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, जिनको भी बहुत ज़्यादा खबरों में रहने का यहाँ तक शौक है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद भी, हालांकि उनके ऊपर 2 साल की कदगन है कि वो किसी भी सियासी सरगर्मी हो या कोई भी पब्लिक एक्टिविटी हो या किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं देंगे, लेकिन हाँ, वो आई थिंक पै दर पै इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं और वो तमाम बातें जो हैं, जो शायद एक रिटायर्ड आर्मी चीफ को नहीं करनी चाहिए, वो कर भी रहे हैं। और मतलब और ये कभी-कभी ये सोचने पे इंसान मजबूर भी हो जाता है कि 2 के फ़ौज के अंदर तो कहते हैं कि एक मेरिट का बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है कि ऐसे आप ऊपर नहीं आ सकते। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा के इंटेलेक्चुअल लेवल को देखें और रिटायरमेंट के बाद उनका कंडक्ट देखें, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, तो इंसान ये सोचने पे मजबूर होता है कि आखिर उनको किस बुनियाद पर वो ना सिर्फ आर्मी में भर्ती हुए, बल्कि आर्मी में भर्ती होते-होते वो लेफ्टिनेंट जनरल बने और 4 स्टार जनरल तक बन गए। तो खैर दैट इज़ अनदर पॉइंट, वो तो मैं वैसे फिर भी इस पर बात हो सकती है। अब सवाल ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं, वो क्यों खामोश हैं? तो मैंने कहा कि वो ना जनरल राहील शरीफ हैं, ना वो जनरल जो है वो कमर जावेद बाजवा हैं, और उनका ऑपरेट करने का जो तरीका है टोटली डिफरेंट है। और जब से वो उन्होंने चार्ज संभाला है, एक अगर आप देखें तो उनकी विजिबिलिटी जो है, कम से कम अगर आईएसपीआर को भी देखें तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कम कर दी है। वो क्लियर उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो माजी के अंदर जो उनके प्रीडिसेसर्स करते रहे, कि बिला वजह की जो पब्लिसिटी जो अपने लिए वो करवाते रहे,
वो काम उन्होंने कहा कि इस तरह का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस तरह का कोई काम जो है वो नहीं करेंगे और स्ट्रिक्टली जो प्रोफेशनल मामलात हैं, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है, देखें जब मौजूदा जो गवर्नमेंट है, वो आर्मी चीफ की तैनाती के लिए मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के ऊपर गौर कर रही थी कि किसको लगाना चाहिए। उसमें उनकी जो सबसे बड़ी जो कंसिडरेशन थी, वो ये नहीं थी कि जो आर्मी चीफ अगला आएगा, वो हमारी हिमायत करे और माज़ी में ये हुआ कि नवाज़ शरीफ ने जैसे मुशर्रफ को लाया, फिर उसके बाद राहील शरीफ को लाया या जनरल कमर जावेद बाजवा को लाया और इस बुनियाद पे लाया कि शायद क्योंकि मैंने इन्हें तैनात किया तो ये मुझे सपोर्ट करेंगे। लेकिन तीनों केसेस में ये हुआ कि अपॉइंट बेशक नवाज शरीफ ने किया हो, लेकिन फिर उनकी उन्हीं जो आर्मी चीफ थे उनके साथ लड़ाई भी हुई। तो इस वक्त जो कंसिडरेशन थी जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का फैसला लिया जा रहा, तो ये बिल्कुल नहीं थी कि जो नया आर्मी चीफ आए वो हमारा साथ दे, बल्कि कंसिडरेशन ये थी कि जो नया आर्मी चीफ आए और क्योंकि मुल्क के अंदर पहले ही एक सियासी बहरान था, इमरान खान साहब की तरफ से लॉन्ग मार्च और जलसे जुलूस और इस तरह की जो एग्रेसिव जो उनकी पोस्चरिंग थी वो अपनी जगह पे मौजूद थी और ये मौजूदा हुकूमत को पता था कि नए आर्मी चीफ के आने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा और माजी के तजुर्बात को सामने रखते हुए जो मौजूदा गवर्नमेंट थी वो ये चाहती थी कि जो भी नया आर्मी चीफ आए, कम अज़ कम इमरान खान साहब जितने मर्जी बड़े जलसे जुलूस करें, जो मर्जी वो धमकी लगाएं, तो जो आर्मी चीफ आए वो कम अज़ कम इमरान खान साहब के दबाव में आकर हुकूमत के ऊपर दबाव ना डाले कि आपने क्या करना है। तो ये वो बहुत बड़ी कंसिडरेशन थी और जो आसिम मुनीर का नाम जो सिलेक्ट किया गया, वो इसी वजह से किया गया कि वो तमाम जो मुमकिना कैंडिडेट्स थे जो आर्मी चीफ बन सकते थे, उनमें से जनरल आसिम मुनीर एक ऐसे कैंडिडेट थे जिनके बारे में हुकूमत का ये ख्याल था कि इमरान खान साहब जितना मर्जी दबाव डालें, शायद उनकी जो शख्सियत है वो ऐसी है कि इमरान खान के दबाव डालने की वजह से वो कम अज़ कम हुकूमत के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे। मतलब जब इमरान खान साहब बड़े-बड़े जलसे कर रहे हैं, बड़े-बड़े मुज़ाहरे कर रहे हैं और फ़ौज के ख़िलाफ़ भी एक बाकायदा तौर पर उनके जो लोग हैं, एक कैंपेन भी चल रही है। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि जब आर्मी के ऊपर, आर्मी चीफ़ के ऊपर दबाव आता है, तो वो क्या करते हैं कि माज़ी में जैसे होता रहा कि वो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, उनसे कहते हैं कि आप इसका कोई पॉलिटिकल रास्ता निकालें। इन अदर वर्ड्स वो मजबूर करते हैं गवर्नमेंट को कि आप इसका कोई हल निकालें। हालाँकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, ये उसका इख्तियार है। आर्मी चीफ उनके अंडर एक काम करने वाला एक अफ़सर है और उसका हक तो नहीं पहुँचता कि वो आके प्राइम मिनिस्टर को बताए कि आपने क्या करना है। लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की तारीख़ ऐसी है, ऐसा होता रहा है। तो इस केस के अंदर जो गवर्नमेंट है, वो कम से कम ये चाहती थी कि आप भले हमारा साथ ना दें, लेकिन हमें ये ना बताएँ कि हमने क्या करना है। तो अभी जो आपको जो कुछ होता नज़र आ रहा है कि इलेक्शंस के अंदर अगर ताख़ीर है या जो बाकी मामलात हैं, उसकी एस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल एक किरदार है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि माज़ी के बरक्स जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, वो हर एक चीज़ के ऊपर बिल्कुल ये एडवाइस नहीं कर रहे गवर्नमेंट को कि आप इमरान खान साहब अब अगर वो धमकी लगा रहे हैं या वो दबाव डाल रहे हैं कि वो ये करेंगे कि उनके दबाव में आके आप कोई फ़ैसला करें। आपका अपना जो भी मैंडेट है, आप जो चाहते हैं वो मामलात उस तरीके से चलाएँ। तो टिल डेट अभी तक जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, जितना भी बड़ा क्राइसिस है उसमें उन्होंने यही पॉलिसी अपनी इख्तियार रखी हुई है और इसी वजह से उनकी जो विज़िबिलिटी है, वो आपको नज़र नहीं आ रहे और लगता यही है कि इवन आइंदा आने वाले दिनों, हफ्तों में भी वो इसी तरह से बिहाइंड द सीन ही रहेंगे, कभी भी वो सामने नहीं आएँगे, ना ही कोई ऐसा तासुर देंगे कि वो गवर्नमेंट के ऊपर कोई दबाव डाल रहे हैं या गवर्नमेंट को ये एडवाइस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए एटलीस्ट पब्लिकली। और इसकी एक और जो बैकग्राउंड है वो मैं ये भी आपको बताता हूँ कि इसी वजह से अगर आप देखें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो लड़ाई है वो संगीन होती जा रही है, उसमें क्या एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है, ये भी मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड बताता हूँ। लेकिन उससे पहले कि जो हुकूमत ने आज सेनेट से भी वो जो बिल है वो पास करवा लिया, जिसके तहत जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं, एक जो बेंच बनाने के हवाले से, दूसरा अस खुद नोटिस लेने के हवाले से, ये दोनों इख्तियारात जो हैं वो अब चीफ जस्टिस से लेके एक 3 रुकनी जो कमेटी है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस करेंगे, अब वो करेंगे। अब ये क्यों हुआ है, इसका भी एक बैकग्राउंड है। कुछ अर्सा पहले एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक अहम मीटिंग हुई जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने की। उसके साथ जो उनके इत्तेहादी हैं और जो वज़रा हैं उन्होंने भी शिरकत की और उस मीटिंग और उस इजलास के एक सेशन में
आर्मी चीफ और जो DGISI हैं उन्होंने भी शिरकत की। अब उस इजलास के अंदर, जिसका मैंने पहले भी एक हिंट दिया था, कि कुछ लोगों ने वहाँ पर जो शुरका हैं शिकायत की, जो अस्करी क़यादत है, कि लगता ये है कि इमरान खान साहब को आज भी एस्टेब्लिशमेंट की कहीं न कहीं से हिमायत हासिल है, कि बावजूद इस इतने इतने मुकदमात के यहाँ तक उनको कहीं न कहीं से ज़मानत मिल जाती है या उनको अदालत तक पेश करवाया नहीं जाता। तो इस पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि शायद एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से अभी भी उनको ये सपोर्ट मिल रही है। लेकिन वहाँ पर जो अस्करी क़यादत थी, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, जो सपोर्ट बेस थी अगर माज़ी में, वो तमाम जो सपोर्ट बेस है वो ख़त्म कर दी गई है। और अगर किसी के पास ऐसे कोई शवाहिद मौजूद हैं कि अभी भी एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से इमरान खान साहब को कोई सपोर्ट मिल रही है, तो आके हमें बताएं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिर दूसरा सवाल उसके अंदर ये उठा कि चलें, इस बात पर तो लोग वहाँ पे कन्विंस हो गए। दूसरा ये हुआ कि ठीक है, अगर एस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त इमरान खान साहब की सपोर्ट नहीं कर रही, तो लगता ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है अदालतों के ज़रिए उनको कोई रिलीफ देना चाहती है या उनको सपोर्ट कर रही है। तो उसके ऊपर फिर जो अस्करी क़यादत है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर वहाँ पर जो शुरका थे इजलास के, उनको ये कहा कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है, जो भी अदलिया कर रही है वो ऑन देयर ओन कर रही है। और अगर आपको लगता है कि अदलिया आपके साथ ज़्यादती कर रही है, उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, तो आपको किसने रोका है कि आप कानून साज़ी के ज़रिए या जो भी आपके पास आइनी और जो लीगल ऑप्शंस हैं, उनको एक्सरसाइज़ करते हुए अपने जो इंटरेस्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें। और ये वो बुनियाद थी जिसकी वजह से फिर फैसला हुआ कि जो चीफ जस्टिस हैं, उनके जो इख्तियारात हैं, उनको रेगुलेट करने के बारे में हमने देखा कि कौमी असम्बली और फिर सेनेट ने बाकायदा तौर पर बिल पास किया। वो सदर के पास जाएगा, सदर क्या करते हैं ये तो बात की बात है। तो मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली जो इस गवर्नमेंट की ख्वाहिश थी कि जो भी आर्मी चीफ हो, जब इन्होंने अपॉइंट किया, तो कम अज़ कम जो सियासी मामलात हैं उसमें वो इस तरह से इंटरफेयर ना करें कि उनके फैसलों के ऊपर वो असरअंदाज हों। जब आर्मी चीफ ने वो सियासी हुकूमत पर या इलेक्टेड गवर्नमेंट पे छोड़ दिया, तो उसके नतीजे में अब आप देख रहे हैं कि जो ये गवर्नमेंट है, ये आपको ज़्यादा बोल्डन नज़र आ रही है, ये ज़्यादा एक टफ लाइन ले रही है, क्योंकि उनको पता है कि एक एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की कोई हिमायत नहीं कर रही। सेकंड, अदलिया के अंदर अगर कुछ लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है। तो ये सारी पिक्चर अब आपके सामने खुल के सामने आई है। अब आखिर में जो अदलिया के अंदर हो रहा है, आज हमने देखा कि पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से जो बेंच था वो टूट गया, क्योंकि उसमें एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये कह के उस बेंच से माज़रत कर ली, क्योंकि एक रोज़ पहले ही जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने और उनके साथ फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक रूलिंग दी, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि जब तक आर्टिकल 184(3) के तहत जो खुद नोटिसेस लिए जाते हैं, उसके तहत जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं बेंच बनाने के हवाले से, को रूल्स हतमी नहीं बन जाते, उनमें तरामीम नहीं कर दी जाती, तो इस तरह के तमाम जो समातें हैं आर्टिकल 184(3) के तहत हो रही हैं, उन पर फिलहाल कार्रवाई रोक दी जाए। और इस वजह से वो बेंच पे टूट गया। अब कल दोबारा समात होगी, कैसा बेंच बनता है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन इसमें अब ये जो कहा जा रहा है, बात ये कहा जा रही है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल, इनके बारे में जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं और एस्टेब्लिशमेंट को और कोट एंड कोट माफिया के सामने ये डट के खड़े हो गए हैं, और बेशक वो अकेले रह गए हैं। और जो दूसरी साइड है उनके बकौल, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गई, यानी कि जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, या जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं। उनके बारे में ये कह रहे हैं कि अब वो शायद एस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पर मैं ये आपको बताऊँ कि हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी टाइमिंग के ऊपर आप बात कर सकते हैं कि शायद सारी टाइमिंग जो है वो मिल गई है। जो ओवरऑल मुल्क के अंदर एक सियासी बहरान है, जो लड़ाई इस वक्त हो रही है जजेस के दरमियान, इसका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से ज़रूर है, लेकिन ये लड़ाई आज की नहीं है। ये लड़ाई जो है, वैसे तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और जजेस के अंदर तकसीम तो रही है, लेकिन जो असल जो आज जो आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, इसका आगाज़ तब हुआ था जब एस्टेब्लिशमेंट और ख़ास करके जनरल फैज़ काजी फ़ाइज़ ईसा को एक रेफरेंस के ज़रिए उनके ओहदे से हटाना चाहते थे, क्योंकि उसका एक बैकग्राउंड है कि जो फैज़ाबाद धरना केस में जनरल काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक जजमेंट दी हुई है, जो आज भी फील्ड में मौजूद है,
जिसमें उन्होंने जब जनरल फैज़ डीजीसी थे, उन्होंने एक मुआहदा करवाया हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान, तो उस हवाले से उस पर उन्होंने एतराज़ात उठाए और बुनियादी तौर पर उन्होंने मुतालबा किया कि जनरल फैज़ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ज़ाहिर है कि उस वक़्त जनरल फैज़ के माइंड में यह था कि वो अगले आर्मी चीफ़ हैं और जब काज़ी फ़ाइज़ ईसा अगर चीफ़ जस्टिस रहे, तो उनका आर्मी चीफ़ बनना जो है वो फिर इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक रेफ़रेंस के ज़रिए और कुछ जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके साथ डेफ़िनेटली जब जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो काम कर रहे थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने कोशिश की कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को उनके ओहदे से हटाया जाए। लेकिन जो दूसरी साइड थी, दो के उस वक़्त बेशक वो माइनॉरिटी में भी हों, दूसरी साइड जो है जो रेज़िस्ट किया उस वक़्त जो इंटरफेरेंस थी आउटसाइड की तरफ से और उन जजेस को पता था कि असल बैकग्राउंड क्या है और वो जो एस्टेब्लिशमेंट का जो पुरानी एस्टेब्लिशमेंट थी जनरल फैज़ जो है उनका जो मूव है वो कामयाब ना हुआ और जब वो मूव कामयाब ना हुआ तो ग्रेजुअली जो है जो दूसरा ग्रुप था जो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता था, वो आहिस्ता-आहिस्ता वो ग्रुप स्ट्रेंथन होना शुरू हुआ और जो टर्निंग पॉइंट तब हुआ कि जब जनरल फैज़ आर्मी चीफ नहीं बन सके, वो चले गए और जो वो ग्रुप जो पहले जनरल फैज़ का कहीं न कहीं से ज़ाहिर है कि उनका इन्फ्लुएंस था, तो वो एस्टेब्लिशमेंट अगर उस एक ख़ास ग्रुप को कहीं न कहीं से हिमायत मिल रही थी, वो हिमायत जब मिलना ख़त्म हुई, तो फिर आपने देखा कि तमाम जो मामलात हैं वो ये सामने आना शुरू हो गए और फिर वो जो ग्रुप आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो गया और जो दूसरा ग्रुप था अगर आप देखें तो वो अब प्रिवेल करना शुरू हो गया क्योंकि जो माज़ी में एक ग्रुप जिसको एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी, वो हिमायत हिमायत जो है अब उनको हासिल नहीं है। नतीजा ये निकला है कि ये जो इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो मेरा अपना व्यू है, ये इस वजह से हो रहा है कि इस वक़्त जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो किसी भी एक ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रही और नतीजा ये निकल रहा है कि फिर खुल के ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं। तो ये इसका बुनियादी तौर पर एक बैकग्राउंड है। बाकी इसका क्या नतीजा निकलता है, लेट्स सी देखते हैं कि क्या इसका वे आउट होता है। बहरहाल मामला तो काफ़ी संगीन है और यकीनी तौर पर कुछ जो लोग जो ये समझ रहे हैं कि शायद इस सारी सूरत हाल में जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अपनी खामोशी तोड़ेंगे या कुछ नज़र आएँगे, जो मेरी मालूमात हैं, ये जो मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।